रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लड़कियों को अपने शरीर पर बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन यहाँ आरती के शरीर पर लड़कियों की मनचाही इच्छा तो हो रही थी और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं थी, लेकिन उसके नाक में बहुत बाल थे। आरती अपने नाक में बाल हैं, ये बात कभी मानने को राजी ही नहीं थी। आरती के शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन आरती अपने कॉलेज के कैंटीन में अपने दोस्त जीतू के साथ बैठी होती है और आरती कहती है, यार अब तो कॉलेज में अच्छे लड़के नहीं हैं, मेरी बराबरी के। कोई थोड़े दिन तो बचे हैं मेरे पास, निकल जाएंगे वो भी। हाँ, जैसे कि तू तो कोई अफसर है? तेरी बराबरी के यहाँ लड़के ही नहीं बचे हैं। बस कर यार, कितनी तारीफ करेगा। मैं सुंदर तो हूँ, लेकिन मैंने अब अपने आप को अप्सरा भी तो नहीं बोला ना। अरे चल, तू और अप्सरा, तेरा तूने अपने अंदर झांक कर भी देखा है, तब पता चलेगा ना। अपने अंदर? हाँ, मेरा दिल भी तो बहुत साफ है ना। ये पागल लड़की, अपने अंदर मतलब अपने नाक में झांक के देख, कितने बाल है, पूरी झाड़ी बना रखी है तूने, बड़ी आई सुंदर बनने वाली। रहने दे, तुझे जलन हो रही है ना, मैं तुझे भाव नहीं देती, इसीलिए तू ऐसे बोल रहा है। जाना फिर कॉलेज में किसी से भी जाके पूछ ले, तू खुद तो आईना 100 बार देखती है, तो तूने अपने बालों पर भी ध्यान दे दिया होता ना, तो पता चलता ना। जीतू की बातें सुनकर आरती गुस्से में घर चली जाती है और आईने में जाकर अपने नाक के बाल देखते हुए कहती है, यार ये नाक के बालों को जितना छुपाती हूँ उतने ही ज्यादा दिखने लगते हैं। पहले तो कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अब तो लोग बोलने लगे हैं। एक काम करती हूँ, अभी पार्लर जाकर इन नाक के बालों की सफाई करवाती हूँ। इतना बोलकर आरती पार्लर जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसकी माँ विभा आती है और आरती से कहती है, बेटा कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे, तो कल तू कहीं मत जाइयो और कॉलेज की भी छुट्टी कर लियो। माँ, अब एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए अब कॉलेज जाना ही नहीं है, अब सीधा एग्जाम में ही जाऊंगी, तो इसीलिए मैं घर पर ही हूँ, लेकिन अभी मैं पार्लर जा रही हूँ। ठीक है, बाय। आरती पार्लर चली जाती है और वहाँ जाकर पार्लर वाली से कहती है, जी मुझे वैक्स करवानी है, हो जाएगी? बताइए मैडम, कहाँ वैक्स करवानी है? हाथ में, पैर में, अंडर आर्म्स में, कहाँ करानी है? मुझे नाक के बाल साफ करवाने हैं, वही वैक्स कर दो। मैडम भांग खाकर आई हो क्या? नाक में वैक्स नहीं होती। लेकिन मुझे तो नाक के बाल ही साफ करवाने हैं ना, बताओ कैसे होंगे? मैडम नाक के बाल तो कट जाते हैं और बाल काट लो ना, ये तो घर पर भी हो जाएगा। बाल काटने से क्या होगा? अरे कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे आज करूँ तो कम से कम 1 महीना तो चल जाए। मैडम एक काम करो, आप ना एपिलेटर ले लो, उससे आप आराम से नाक के बाल भी साफ कर सकती हो। लेकिन वो यूज कैसे करते हैं? या फिर वो लेने के बाद भी मुझे आपके पास आना पड़ेगा नाक के बालों को साफ करवाने के लिए? मैडम उस पर यूज करने का तरीका भी लिखा होगा, आप उसे घर पर आराम से यूज कर सकती हो, लेकिन आप इसका इतना भी इस्तेमाल मत करना कि आपको ही प्रॉब्लम हो जाए। पार्लर वाले की बात सुनकर आरती एपिलेटर ले लेती है और घर आ जाती है और उसे यूज करने लगती है और अपनी नाक के सारे बाल साफ कर लेती है। और अगले ही दिन आरती को देखने वाले आते हैं। लड़का अक्षय अपनी माँ कुंती के साथ आता है और कुंती आरती को देखकर विभा से कहती है, अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी तो बिल्कुल मलाई की तरह है, एक भी बाल नहीं है उसके शरीर पर, बहुत ही सुंदर है। क्यों बेटा, तुझे कैसी लगी? जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो उसमें ही खुश हूँ जिसमें आपकी खुशी है। जी आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत ही समझदार है वो, हमें तो आपका बेटा अक्षय बहुत अच्छा लगा। दोनों बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आरती अच्छी बहू की तरह घर संभालती है, लेकिन आरती रोज रोज अपनी नाक के बाल साफ करने लगती है ताकि कोई उसकी सुंदरता में उसके नाक के बालों की वजह से दाग न लगाए। एक दिन आरती अपने कमरे में मशीन की मदद से नाक के बाल साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ कुंती आ जाती है और ये देखकर कहती है, बहू ये क्या चीज है और तू इससे क्या कर रही है? माँ जी ये एपिलेटर है, इससे आप अपने शरीर के किसी भी अंग के बाल साफ कर सकते हैं। तो तू इसे नाक में क्यों डाल रही है? माँ जी मेरी नाक में ना बहुत जल्दी बहुत सारे बाल आ जाते हैं, इसीलिए मैं इससे अपनी नाक के बाल साफ करती हूँ।
हाय राम, मुझे तो लगा था तेरे शरीर में कुदरती बाल नहीं है, लेकिन तू तो पता नहीं कौन कौन से नए नए उपकरणों का इस्तेमाल करती रहती है। माँ जी सच में मेरे पूरे शरीर पर कहीं इतने बाल नहीं है, बस पता नहीं मेरी नाक किस पे चली गई जिसपे इतने सारे बाल आ जाते हैं। ठीक है, जो करना है कर, लेकिन इतना भी कुछ इस्तेमाल मत कर लियो कि तुझे ही नुकसान होने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, इससे आप परेशान तो बिल्कुल मत हो। इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती है और आरती रोज रोज नाक के बाल साफ करने के लिए उसी यंत्र का यूज करती। और आरती को रोज ये सब करते देखकर एक दिन कुंती आरती से कहती है, बहू तुझे मना किया था ना कि इतना मत कर इस्तेमाल इसका। कैंची भी तो है घर में, उससे काट ले बाल, फिर तो नहीं देखेगा ना कोई। माँ जी कैंची से तो केवल बाल कटते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से तो पूरे बाल सफाचट हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसे यूज करती हूँ। लेकिन रोज रोज इस्तेमाल करने से अगर तुझे कोई परेशानी होने लगी तो? अरे कुछ नहीं होगा माँ जी। आरती अपनी बातों से कुंती को ही चुप करवा देती है और वापस से अपनी नाक के बाल साफ करने लगती है। कई दिनों तक जब वो लगातार यही सब करती है तो एक दिन उसकी नाक के आसपास और नाक लाल हो जाती है, तो वो जाकर अक्षय को बोलने लगती है, अक्षय जी देखिए ना क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी नाक इतनी लाल कैसे हो गई? तुम्हारी नाक लाल बंदर लग रही हो तुम। तुम्हें जुकाम तो नहीं हुआ ना? नहीं मुझे जुकाम भी नहीं है, तबीयत भी ठीक है मेरी, फिर मेरी नाक कैसे लाल हो गई? मैं तो मना ही कर रही थी, तेरा तो पता नहीं कौन सा उपकरण था वो, इस्तेमाल मत कर उसको। लेकिन नहीं, तुझे तो करना ही था, देख ले अब क्या हो गया। नहीं माँ जी ये ऐसे ही हो गई होगी, आप इतनी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बता रही हैं। आरती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और इतना होने पर भी वो अपनी नाक के बाल साफ करना नहीं छोड़ती। कई दिनों तक लगातार वो उसी मशीन का इस्तेमाल करती है, तो एक दिन उसकी नाक सूजने लगती है, जिसके बाद वो अपनी सास के साथ उस पार्लर वाले के पास जाती है और पूछने लगती है, ये क्या सस्ता सा दे दिया, कभी मेरी नाक सूज रही है तो कभी मेरी नाक लाल हो रही है। मैडम आप रोज इस्तेमाल करती होंगी तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। देख मैं बोल रही थी रोज इस्तेमाल मत कर, अब हो गई ना प्रॉब्लम। मैडम इसके रोज इस्तेमाल करने से तो आपको रेडनेस, खुजली, दाने या सूजन हो सकती है। सेंसिटिव स्किन वालों को इससे दर्द भी हो सकता है। इससे आपको रेडनेस, रैशेज, हाइपर और हाइपोपिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, और इससे बस यही नहीं और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सूजन, रेडनेस, दर्द, जलन भी होता है, और मैं तुझे मना करती थी। दोनों की बातें सुनकर आरती को अपनी गलती समझ आती है और वो बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, और अगर मान लेती तो मेरे साथ आज ये सब कुछ न होता। कोई बात नहीं बहू, अब जो हो गया उसका कर भी क्या सकते हैं। अब तो बस जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे करती रही हो तो सब ठीक हो जाएगी, और ना ही मुझे और ना ही मेरे बेटे को तेरे नाक के बालों से कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू माँ जी। राघव रोज की तरह पूरे दिन की मेहनत के बाद अपनी टैक्सी लेकर घर आता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ कहाँ हो, जल्दी आओ, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो, मैं अभी फ्रेश होकर आया। राघव फ्रेश होकर आता है। उसकी माँ थाली में खाना परोस के उसको देती है, साथ ही उससे पूछती है, बेटा कैसा रहा आज का दिन, कोई बात तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, क्या बात होगी, हम छोटे लोग हैं, अपना काम करके पैसे ले लेते हैं, बस आगे कुछ नहीं। हाँ, लोग शायद हमको इतनी इज्जत नहीं देते जितनी वो अपने साथ के लोगों को देते हैं, पर कोई बात नहीं। राघव और उसकी माँ खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन राघव रोज की ही तरह अपनी टैक्सी चलाने के लिए घर से निकलता है। पूरा दिन टैक्सी चलाकर शाम के समय जब वो वापस आ रहा होता है तो ट्रैफिक सिग्नल पर से वो अपनी टैक्सी को निकाल रहा होता है कि तभी अचानक एक निशा नाम की लड़की उसकी टैक्सी के सामने आ जाती है, जिसको बचाने के लिए वो एकदम से ब्रेक लगा देता है और उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन उसकी इस अनजाने में हुई गलती, जो शायद गलती थी भी नहीं, उसके लिए वो लड़की उससे कहती है, ओ बदतमीज, बाहर निकल जरा तू गाड़ी से। माफ कीजिए मैडम, पर मैंने तो टाइम पर ब्रेक लगा दी थी, आपको गाड़ी ने छुआ भी नहीं। हाँ साले, तुझे पता नहीं लगा कि मुझे लगी है या नहीं? तेरे जैसे लोगों को ना गाड़ी चलानी तो आती नहीं, पता नहीं लेकर क्यों निकलते हैं। मैडम मेरी गलती क्या है,
आप ऐसे बीच रोड पर क्यों चिल्ला रही हैं ऐसे? हाँ, तेरे कहने पर ही तो होगा सब कुछ। एक तो गाड़ी चढ़ा दी, ऊपर से बकवास किए जा रहा है। तुझे तो मैं बताती हूँ। निशा राघव को बीच रोड पर मारने लगती है। सभी लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। उस बेकसूर टैक्सी ड्राइवर की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। वो कभी उसको थप्पड़ मारती तो कभी उसका कॉलर पकड़कर इधर उधर घसीटती तो कभी उसकी टैक्सी को पैरों से मारती रहती, पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। आसपास खड़े लोग फोन में इस घटना की वीडियो बना लेते हैं और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल जाती है। दूसरी तरफ सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करने के बाद निशा उससे कहती है, आज तो बेटा तेरे खिलाफ मैं पुलिस केस भी करूंगी। टुच्चा सा ड्राइवर, अबे तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, निहायती बेशरम कहीं का। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और राघव बीच रोड पर बेसुध बेसहारा सा खड़ा रह जाता है। बिना किसी गलती के उस बेचारे ने सरेआम अपनी इज्जत को ऐसे लड़की के हाथों गवाया जिसने शायद अपने घर वालों की इज्जत भी नहीं करनी सीखी होगी। खुद को संभालते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन इस घटना की चर्चा अब हर जगह होने लगती है। मीडिया को खबर मिलती है, जहां कोई इस लड़की की हरकत को सही कह रहा है तो कोई गलत। दूसरी तरफ राघव की इस हालत को देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ तुझे? किससे लड़के आया है तू? मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा, बताना क्या हुआ? राघव रोता रोता वहीं पर ही बैठ जाता है। ये सारी घटना इतनी फैल चुकी थी कि ये सुनकर राघव का दोस्त गौरव उसके घर आता है और राघव को ऐसे टूटा हुआ देखकर उससे कहता है, राघव तू क्यों रो रहा है भाई? वो लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकती है। तेरे साथ मैं हूँ और वो हर लड़का तेरे साथ है जो अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना जानता है। हम पुलिस के पास जाएंगे और कंप्लेन करेंगे। अरे बेटा क्या हुआ, मुझे भी बताओ ना। अरे कैसी कंप्लेन, क्या हुआ? गौरव शीतल को सब बताता है और फिर तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। और उस लड़की की कंप्लेंट पहले ही दर्ज हो चुकी थी और पुलिस राघव को बिना सुने उसको वहां आने पर लॉकअप में बंद कर देती है। शीतल पुलिस वालों से इस हालत में बोलती है, साहब मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, उसे आप छोड़ दीजिए। पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ निशा घर पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त वर्षा आई होती है और निशा के आते ही वो उससे पूछती है, निशा यार ये तू क्या करके आई है? तेरी ये हरकत पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। सीरियसली? अब उस टैक्सी ड्राइवर जैसे टुच्चे लोगों को सबक मिलेगा कि किसी लड़की से पंगा लेना ना कितना भारी पड़ सकता है। आखिरकार हम लड़कियां किसी से कम थोड़ी ना है। मैंने भी उसकी कंप्लेंट कर दी है पुलिस में और देखना सबसे पहले पुलिस मेरी कंप्लेंट पर एक्शन लेगी। निशा की सारी बातें वहीं खड़ा हुआ उसका पिता अमन सुन रहा होता है, जिसने इस पूरी घटना के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी कि गलती आखिर है किसकी और किसको सजा मिली है। वो निशा के पास जाता है और उससे कहता है, वाह निशा वाह, एक आदमी को सरेआम बेइज्जत करके नारी शक्ति का बहुत सही उदाहरण दिया तुमने। तुम जैसी औरतें ही तुम्हारे हक के लिए बनाए कानून का गलत फायदा उठाती हो। आप मेरे पापा हो या उसके? उस 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर की साइड ले रही हो? तुम्हारा पिता होने से पहले एक आदमी हूँ और इंसान की इज्जत उसकी हैसियत देख के नहीं करी जाती, समझी? उस 2 कौड़ी के इंसान की भी इज्जत है इस दुनिया में, जिसको तुम अपनी झूठी ईगो सेटिस्फेक्शन के चलते मिट्टी में मिला आई। अंकल सही कह रहे हैं निशा, तूने अपनी इज्जत को लोगों के सामने गिरा दिया, साथ ही और लड़कियों की भी। तेरी वजह से जो लड़कियां सही भी होती हैं उनको भी लोग गलत समझेंगे। शर्म आनी चाहिए तुझे अपनी इस हरकत पर। मुझे आप दोनों में से किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, जा सकते हैं आप दोनों यहाँ से। निशा को उनका समझाना और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है और वो अपनी साइड से मीडिया वालों को बुलाकर झूठा स्टेटमेंट देती है कि उस टैक्सी ड्राइवर और उसके दोस्त ने मुझे मारा था और घसीटा था। पर घटना वाली वीडियो सभी लोगों के पास सोशल मीडिया के जरिए फैल जाती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस भी वीडियो देखती है और तहकीकात करके पता लगाती है कि राघव की कोई गलती नहीं थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है।
और हर जगह राघव के सपोर्ट के लिए आवाज उठाई जाती है। राघव के इंटरव्यू के लिए एक सोहम नाम का रिपोर्टर आता है और उससे पूछता है, राघव जी, सारी घटना लोगों के सामने है, साथ ही आपको बेवजह जेल में भी घसीटा गया, तो क्या क्या सहा आपने, बताइए हमें। सर कुछ लाइंस मैं इस पूरी घटना को बताना चाहूँगा। वो ये है कि बीच चौराहे बेइज्जत हुआ, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं था? पलट के देता उत्तर मैं भी, पर दोनों के लिए कानून एक समान नहीं था। वो मारती गई, मैं सहता गया, क्या गलती है मेरी, यही कहता गया। वो क्रोध की आग में झुलस रही थी, नारी शक्ति का सहारा लेकर मचल रही थी। अगर कानून दोनों के लिए एक जैसा होता, फिर बताता उसे आत्मसम्मान खोना कैसा होता। राघव जी, हम समझते हैं आपका दुख। लड़कों को अक्सर बिना गलती के भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर आप फिक्र मत कीजिए, आप सही हैं तो आपके साथ हम सब हैं। आप क्या चाहते हैं उस लड़की से, बताइए। सर मुझे किसी चीज़ की चाहत नहीं है, छोटा सा टैक्सी ड्राइवर हूँ, पैसा या कोई मुआवजा नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा आत्मसम्मान, मेरी इज्जत वापस चाहिए, और मेरी टैक्सी का जो नुकसान किया उस मैडम ने, बस वो, और कुछ नहीं। राघव का ये इंटरव्यू सभी जगह वायरल हो जाता है। ये सारी न्यूज निशा घर बैठे देख रही होती है और टीवी बंद करके कहती है, माफी, और मैं नेवर एंड एवर उस तुच्छे से ड्राइवर से मैं कभी माफी ना मांगू। निशा, अब भी तुमको समझ नहीं आया कि तुम्हारी इस हरकत से चारों ओर तुम्हारी ही बेइज्जती हो रही है। अरे संभल जाओ, अभी भी वक्त है। चारों तरफ से लोगों की नफरत और अपने पिता के बोल निशा के दिलो दिमाग पर असर करने लगते हैं और वो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मीडिया को बुलाकर सभी के सामने राघव से माफी मांगती है। साथ ही उसको उसकी टैक्सी को तोड़ने का हर्जाना देने के लिए भी मिलने को कहती है। अगले दिन राघव अपने दोस्त के साथ वहां आता है और वो उसे पैसे देकर एक बार फिर से उससे माफी मांगती है, जिस पर राघव उससे कहता है, मैडम जी, लड़के भी आपकी तरह इज्जत चाहते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, बस यही गुजारिश है, आगे से अपने गुस्से को शांत करने के लिए किसी बेकसूर की इज्जत मत नीलाम करिएगा। राघव की इस बात से निशा का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है, जिसके बाद वो कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराती और राघव को भी उसकी खोई हुई इज्जत सबके सामने ही वापस मिल जाती है। इसी के साथ लोगों के सामने ये बात साफ हो जाती है कि लड़के भी लड़कियों के समान इज्जत के हकदार होते हैं और हर बार लड़के की ही गलती नहीं होती, कभी कभी लड़कियां भी गलत होती हैं। आशा एक सुलझी और प्यारी लड़की थी। प्रतीक ने जैसे ही उसे देखा, उसे उससे प्यार हो गया था। वैसे तो प्रतीक की माँ मोना आशा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो थोड़ी मोटी थी, पर बेटे की खुशी के लिए उसने हार मान ली और उसकी शादी के लिए तैयार हो गई। आशा का नाम तो आशा था, यानी कि उम्मीद, पर आशा की लाइफ में पतले होने की कोई उम्मीद नहीं थी। आशा की ननद ज्योति बहुत ही ज्यादा सेक्सी और सुंदर थी। वैसे तो ज्योति आशा को मोटापे का ताना नहीं देती थी, पर आशा की सास यानी कि मोना जब देखो अपनी बेटी और बहू की तुलना करती रहती थी। मोना प्रतीक के आगे तो आशा से प्यार से बात करती और पीछे से उसे ताने मारा करती। ऐसे ही एक दिन मोना आशा से कहती है, अरे बहू, कुछ सीख ले ज्योति से, कितनी सुंदर और सेक्सी है वो। मजाल है उसकी कमर 26 से 28 भी हुई हो। पर माँ जी, कमर से क्या फर्क पड़ता है, दिल साफ होना चाहिए। बदतमीज कहीं की, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी का दिल साफ नहीं है क्या? अरे तेरे शरीर के साथ साथ तेरी बोली भी खराब है। मैंने ना अपने बेटे से कहा था कि मोटी पार्टी वाले से शादी करवाऊंगी, यानी मोटे पैसे वालों से, लेकिन इस नालायक ने मोटी लड़की से शादी कर ली। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और बोलती है, अरे क्यों लड़ रहे हो आप सब? क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, ये जो तेरी भाभी है ना, ये तुझसे ना जलती है। तू ना काला टीका लगा कर रखा कर, आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती है, जैसे आप करते हो। ज्योति देखो ना, माँ जी मुझे ताना दिए जा रहे हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो बुरा लगता होगा। चुप कर भटूरे सी शक्ल, आई बड़ी, चल जा यहाँ से। आशा अपनी सास की ये बात सुनकर अपने कमरे में प्रतीक के पास आकर उससे बोलती है, अजय सुनते हो?
नहीं, बहरा हूँ। मेरी बात सुनो। सुन तो तुम्हारी शादी के बाद से ही रहा हूँ। अरे पता भी है आपको क्या हुआ? कैसे पता होगा? तुम बताओगी तब पता चलेगा ना। मैं मायके चली जाऊंगी। आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। आपकी वो माँ है ना, हमेशा मेरे मोटापे के लिए मुझे ताने देती रहती है। हाँ हाँ, जाओ मायके। और सुनो, तलाक देकर जाना, फिर मैं अपने लिए सेक्सी सी बीवी लेकर आऊंगा। कहीं नहीं जा रही मैं, यही रहूंगी सारी उम्र। आपको और आपकी माँ जी को सताऊंगी, देखना। इसी तरह सुबह हो जाती है और आशा जॉगिंग से हाफते हुए वापस घर आती है तो मोना उसे देखकर कहती है, अरे बहू, कहाँ से आ रही थी तू? मैं तो डर गई, भगवान की कसम। मुझे लगा किसी ने अपना खुला हुआ सांड छोड़ दिया, पर पास आके देखा तो ये तो तू थी बहू। माँ जी, लगता है आपके चश्मे का नंबर चढ़ गया है, या फिर इस उम्र में सठी आ गई है जो आपको एक अच्छा खासा इंसान नहीं दिखा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता, तूने कोई नाश्ता वास्ता बनाया या नहीं? ऊपर से दौड़ने के लिए निकल गई सुबह सुबह। आप नाश्ते की चिंता तो बिल्कुल मत करो, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। कुछ देर मोना, प्रतीक और ज्योति डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं कि तभी मोना आशा को आवाज लगाती है और कहती है, बेटा बहू, अरे कुछ चाय वाय लेके आओ। अब देखो कैसे शहद टपक रहा है बुढ़िया के मुंह से। वैसे इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निगल ले। आशा सबके सामने नाश्ता रखती है और जैसे ही मोना नाश्ते को देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वो बोलती है, कॉर्नफ्लेक्स? तो क्या अब हम नाश्ते में ये खाएंगे? माँ जी, मैं जॉगिंग पर गई थी और फिर मुझे अपने लिए कुछ हेल्दी बनाना था तो मैंने ये सब बना दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ही लेते हैं। प्रतीक और ज्योति कॉर्नफ्लेक्स बड़े ही आराम से खाते हैं। वहीं मोना मन मार कर नाश्ता करती है कि अचानक थोड़ी देर के बाद प्रतीक आशा से गुस्से में बोलता है, आशा, तुमने मेरे लिए लंच नहीं बनाया, मैं काम पर क्या लेके जाऊंगा? बनाया है ना, ओट्स, सैलेड, चुकंदर का जूस। आपको पता है कितना हेल्दी होता है ये सब। आशा, मैंने तो तुम्हारी सीरत को चाहा है, शरीर को नहीं। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो क्या करूँ? तुम्हारी माँ है, जब देखो मुझे मोटापे के लिए ताना देती रहती है, तो मैंने सोचा कि डाइटिंग करूँ। तो खुद करो ना, सबसे क्यों करवा रही हो? और मेरी माँ बहुत सीधी है, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। अच्छा चलो, तुमको सुनाती हूँ तुम्हारी माँ क्या क्या कहती है। आशा और प्रतीक दोनों मोना के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। आशा मोना के कमरे में चली जाती है और प्रतीक बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको अच्छा नाश्ता नहीं मिला। अच्छा, तो ये सब तूने जानबूझ के किया है, क्योंकि तू तो चाहती है कि मैं भूखी मर जाऊं और तू फल फूल सके। पता भी है तुझे, मेरी भाभी की जो बहू है ना, कितनी सुंदर और सेक्सी है, और एक मेरा बेटा है, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। माँ जी, मैं आपको कभी आपकी बातों का पलटकर जवाब नहीं देती, फिर आप हमेशा मुझे ताने क्यों देती हैं? अब ड्रम को ड्रम नहीं तो क्या बांसुरी बोलूं? तू कौन सा जीरो फिगर वाली करीना है? भैंस है तू, भैंस। माँ जी, कल को ज्योति की भी शादी हो जाएगी, अगर वो भी मोटी हो गई तो क्या आप उसे भैंस बोलेंगी? भैंस कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाती है, बताऊं क्या तुझे? इतना सुनकर प्रतीक कमरे के अंदर जाता है और अपनी माँ को डांटते हुए उनसे कहता है, माँ, आशा ने तुम्हारा कभी निरादर नहीं किया, इज्जत की, सारा काम किया, और तुम इसे इतनी खरी खोटी सुना रही हो। नीच कहीं की, कलमुही, भैंस कहीं की। मेरा बेटा अब मुझसे लड़ रहा है, वो भी तेरे लिए। हाय, अरे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं होती। मैं अपने भाभी के घर जा रही हूँ। माँ जी, ये आपका घर है, आप कहीं मत जाइए, मैं बना देती हूँ ना आपको जो भी खाना है। पर मोना किसी की एक नहीं सुनती और अपनी भाभी शांति के घर चली जाती है, जिससे वो 4 साल के बाद मिल रही थी। मोना शांति से मिलती है तो शांति उससे कहती है, अरे मोना, आज यहाँ कैसे आना हुआ इतने सालों के बाद? अरे भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाना। मैंने अपने बेटे को इतने प्यार से नाजों से पाला पोसा और बड़ा किया। सोचा था कि शादी के बाद वो आपके बेटे की तरह पतली सी बहू लेकर आएगा मेरे लिए, और मैं भी इतराऊंगी आपकी तरह कि मेरी बहू पतली है। मोना, कुछ नहीं रखा इस मोटे पतले के भेद में। इंसान का दिल देखा जाता है, कमर नहीं। मेरी बहू भले ही पतली है, पर इस उम्र में भी मुझसे अकेले सारे घर का काम करवाती है और नौकर बना कर रखती है मुझे। अच्छा, पर आप तो कहती थी भाभी कि आपकी बहू तो सारा काम करती है। शुरू में अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए
मैं अपनी बहू की झूठी तारीफ किया करती थी, पर अब बचाने को कुछ है ही नहीं। मुझे ना दवा टाइम पे मिलती है ना खाना, और इस जिंदगी में मैंने यही सीखा है कि शरीर और सूरत में कुछ नहीं रखा, सीरत ही सब कुछ है। अगर तेरी बहू ख्याल रखती है तेरा, तो वो सोना है सोना। मेरी बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी भाभी, और मैं अभागी उसको बिना वजह मोटापे के लिए ताने दिया करती रहती थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और मोना गेट खोलती है और देखती है कि सामने उसकी बहू आशा खड़ी है, जो उससे कहती है, माँ जी आप मेरे साथ घर चलिए, मेरा मन नहीं लगता वहाँ आपके बिना। मैं आपकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी, आप बस जल्दी से मेरे साथ चलिए। बहू बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे खामखा तेरे मोटापे के लिए तुझे सुनाती रही, और तू एक बहू होने के नाते मेरा इतना ख्याल रखती थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अब तुझे बेटी की तरह प्यार दूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और आशा मोना के साथ घर वापस आ जाती है। इस सब के बाद मोना आशा को कभी भी उसके मोटापे को लेकर ताना नहीं मारती और अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करती है, और सभी लोग एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।